नमस्कार दोस्तों। नमो नमः। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, संस्कृत के मैराथन में हम लोग आज श्लोक स्टार्ट करने वाले हैं। और जहाँ पे हम लोग जो कंठस्थीकरण के लिए पूछे जाने वाले श्लोक है, यानी कि जिसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं कि श्लोक पढ़ के उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखो, उसी के साथ साथ श्लोक जो हमें ब्लैंक्स में फिल करना होता है और अन्वय लिखना होता है। इन तीन क्वेश्चंस के लिए जो श्लोक पूछे जाते हैं वो होते हैं, या तो एक तो पहली बात सुक्ति सुधा, उसी के साथ साथ युग्ममाला, और फिर बहुत सारे श्लोक है। बट आज हम ट्राई करेंगे कि हम दो चैप्टर्स जो है श्लोक के, दैट इज सुक्ति सुधा एंड युग्ममाला, उसको कंप्लीट करें। एंड उसी के साथ साथ नेक्स्ट सेशन में आपको बाकी के जो भी श्लोक है वो दिखाई देंगे। सो शैल वी स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो हम लोग कंपेयर करते हैं कि संपूर्ण संस्कृत में कौन से श्लोक है और संयुक्त में कौन से श्लोक है। वैसे दोनों के लिए जो श्लोक है वो सेम है, बस हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो 4 लाइन्स के श्लोक होते हैं ना, वो कंपोजिट के लिए नहीं होते हैं। तो वैसे सिलेबस तो सेम है, बट अगर आपको पता चल रहा है कि ये 4 लाइन्स का श्लोक है और मेरी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ना सेशन तो सेम होने वाला है। बिकॉज ऑफ मैक्सिमम सिलेबस जो है हमारे 80% वो तो सेम है दोनों का। ठीक है। तो जो भी श्लोक आपको नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको स्किप मारना है। और जो श्लोक आपको है उस श्लोक को देखना है। तो देखो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ना संयुक्त संस्कृत की जो पीडीएफ है उसको ओपन किया है। और यहाँ पे सुक्ति सुधा है, उसी के साथ साथ है युग्ममाला, दोनों भी आपको पद्यम कंठस्थीकरण के लिए है, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स, और उसी के साथ साथ ब्लैंक्स फिल करने के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम लोग एक्चुअल श्लोक देखते हैं। देखो, आपके पास जो सुक्ति सुधा है उसमें और हमारे पास जो संपूर्ण संस्कृत की सुक्ति सुधा है, इनमें क्या फर्क है वो हम देखते हैं। सो एक बार अगर आपको डिफरेंस पता चल गया ना, यस, हाय, हेलो हेलो हेलो, तो आपको एक बार डिफरेंस पता चल गया ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो, ओ सॉरी मैंने युग्ममाला ओपन किया, सुक्ति सुधा ओपन करना है मुझे संपूर्ण संस्कृत का। या एक मिनट, हो रहा है। हाँ चलो देखो, सबसे पहले जो श्लोक है दैट इज विद्या नामा नरस्य, वो तो दोनों के लिए सेम है। फिर जो श्लोक है दैट इज निंदन्तु नीति निपुणा, ये भी दोनों के लिए सेम है। जो जो श्लोक सेम है उनको, उनके लिए मैं जानबूझ के यहाँ पे मार्किंग बना रही हूँ, सो दैट ऑफ कोर्स मुझे भी समझे एंड आप भी देख सकते हो। उसके बाद क्या सेम है देखो, उसके बाद आता है आत्मनो मुख दोषेण, ये देखो ये भी सबके लिए सेम है, आत्मनो मुख दोषेण। उसके बाद क्या आता है, रथै से एकम चक्रम, तो रथै से एकम चक्रम संयुक्त के लिए नहीं है। उसके बाद है आत्मनापि सॉरी अल्पनापि वस्तुनाम, वो है तो यस। उसके बाद क्या आता है, घटम भिन्नात है, प्रथम वयसी भी संयुक्त के लिए नहीं है। तो जहां पे मैंने ब्लैक कलर का मार्क किया है वो सारे श्लोक जो है दोनों को कंबाइन है। जहां पे मार्किंग नहीं है वो श्लोक सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण के लिए है। तो अभी साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सुक्ति सुधा का मीनिंग क्या होता है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दैट। तो सुक्ती सुधा मतलब क्या, सुधा म्हणजे क्या, म्हणजे काय, तर अमृत के जैसा। ठीक है, सुधा म्हणजे अमृत, आणि सुक्ती मतलब ऐसे कुछ प्रोजेस है, ऐसे कुछ कविता जैसा है, या कुछ बोलते ना लोग सुविचार आहे, असा सुविचार किंवा असा चांगला विचार की जो अमृतासारखा आहे। अमृतासारखा म्हणजेच काय, की जो चिरकाळ राहील, किंवा जो आपल्याला काहीतरी शिकवतो आहे, जो अमर आहे, अशा श्लोकांना आपण बोलणार आहोत की ते सुक्ती सुधामध्ये येतात। ठीक है। तो देखो, अभी ये जो श्लोक है ना, इनके आपको मीनिंग्स लिखने के लिए, यानी कि सरल अर्थ लिखने के लिए कभी भी नहीं पूछा जाएगा। तो इनका मीनिंग आपको लिखने का नहीं है, तो मैं उस पर लिखे प्रोवाइड नहीं करूंगी, मैं आपको मीनिंग बताऊंगी सो दैट आप बस अंडरस्टैंड कर पाओ। जिनका जिनका मीनिंग लिखने के लिए है, फॉर एग्जाम्पल मानवता धर्म वाचन प्रशंसा, उनका मीनिंग का पीडीएफ आपको उस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जब भी वो सेशन रहेगा। बट ये जो हमारे पास श्लोक आज मैं लेने वाली हूँ, ये आपको सरल अर्थ के लिए नहीं है, तो हम लोग इसकी जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं ना, उसके हिसाब से इनको पढ़ेंगे। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ना वृत्त दिखाई दे रहा है, शार्दुल विक्रीडितम। इसका हमारे टेक्स्ट बुक में ग्रामर में वृत्त नहीं पूछे जाते हैं, तो आई होप कि आपको मे भी पता हो, नहीं पता हो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो जो जो एग्जाम में नहीं आने वाला है उसके ऊपर अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विथ हमारा जो श्लोक है। देखो श्लोक क्या बोलता है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, रूपम प्लस अधिकम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, मतलब क्या, विद्या जो है वो नर का यानी कि मनुष्य का, रूपम अधिकम मतलब बहुत बड़ा सौंदर्य है, बहुत
रूप को न्याहारने वाली कुछ चीज है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम मतलब गुप्त रखा हुआ, संरक्षित गुप्त रखा हुआ ऐसा धन आहे. म्हणजेच काय, विद्या माणसाचं सौंदर्य आहे आणि प्रोटेक्टेड किंवा संरक्षित ठेवलेलं गुप्त असं धन आहे. विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुनाम गुरु मतलब विद्या जो है वो क्या है, सारे भोग प्राप्त करके देने वाली है. मतलब आपकी जो जो इच्छाएं रहेगी, जो जो आकांक्षाएं रहेगी, उनको प्राप्त करने में कौन हेल्प करेगा, विद्या हेल्प करेगी. उसके बाद है यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु. उसी के साथ साथ हमें यश देने वाली, हमें सुख देने वाली जो है वो है विद्या. और विद्या गुरुनाम गुरु मतलब गुरु की भी गुरु है. मतलब हमें सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाली या सबसे ज्यादा जो चीजें चाहिए वो देने वाली या जो भी चाहिए वो देने वाली क्या कौन है, विद्या है. तो आई होप कि आपको ये समझा है, राइट. इनकेस अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो. आई नो कि अभी आपको श्लोक को बाय हार्ट करना है, वो तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, उसके हिसाब से आप श्लोक को बाय हार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम. मतलब विद्या जो है वो बंधु जनो विदेश गमने मतलब जब भी हम लोग इस देश से बाहर विदेश में जाते हैं, उस समय विद्या हमारी बंधुजन जैसा काम करती है. बंधुजन मतलब हमारे रिलेटिव्ह जैसा काम करती है. म्हणजे सपोज की आता तुम्ही इथे आहात तर तुम्हाला तुमची भाषा किंवा तुमच्याकडे जे काही ज्ञान आहे त्याचा इतका फरक नाही पडत आहे. पण जेव्हा तुम्ही बाहेरच्या देशामध्ये जाल ना, तेव्हा हीच तुमची भाषा किंवा तुमच्याकडे जे काही ज्ञान आहे ना, तर ते तुमच्या रिलेटिव्ह प्रमाणे असतं. तुम्ही त्याच्या जोरावरती स्वतःला प्रत्येक वेळी जे आहे तर ते सिद्ध करून दाखवू शकता. प्रत्येक वेळी स्वतःचा रिस्पेक्ट वाढवू शकता. कशामुळे, फक्त आणि फक्त नॉलेजमुळे. नेक्स्ट इज विद्या परम दैवतम और इसी के लिए विद्या जो है वो परम दैवत है, सबसे श्रेष्ठ. परम मतलब श्रेष्ठ ऐसा दैवत है. विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीन पूज्य विद्या विहीन पशु. मतलब क्या, विद्या जो है वो सारे राजाओं में पूजनीय है. देखो तेनालीरामा की स्टोरी आपको पता रहेगी या फिर अकबर बिरबल की स्टोरी आपको पता रहेगी. बिरबल क्यों थे अकबर के दरबार में, बिकॉज ही वॉज इंटेलिजेंट. तेनालीरामा भी क्यों थे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे, वो हर समस्या के ऊपर सोल्यूशन फाइंड आउट करना जानते थे. तो इतने सारे लोगों में से बस तेनालीरामा ही उनके नवरत्न का हिस्सा थे. सो व्हाट इज डिफाइंस, मतलब ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन करना है कि अगर आपके पास विद्या रहेगी तो आपको राजाओं से भी बढ़कर मान मिलेगा, या फिर सारे राजाओं में श्रेष्ठ कौन ही विद्या है. राजा भी विद्या को पूछते हैं. और विद्या विहीन मतलब जिसके पास विद्या नहीं है, विद्येशिवाय असणारा जो व्यक्ती आहे तो कसा आहे, पशु समान आहे. ठीक है. बिकॉज देखो, जो भी एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, इनमें से डिफरेंस क्या है कि उनके पास जो है वो अपना थिंकिंग नहीं कर सकते हैं, रॅशनल थिंकिंग नहीं कर सकते हैं. आणि आपण परिस्थिती बघून निर्णय घेऊ शकतो. सो यही डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम ही है. हम भी लिविंग बींग है, वो भी लिविंग बींग है. हम भी खाने के लिए काम करते हैं, ऑफ कोर्स उन्हें भी खाना ही चाहिए अल्टीमेटली जीवन में. तो बेसिकली ये जो है यही डिफरेंस है कि हम रैशनली सोचते हैं, वो नहीं सोचते हैं. सो जिनके पास विद्या नहीं है वो कौन है, पशु है. ठीक है. आई होप कि आपको श्लोक समझा होगा. अभी आपको क्या करना है, मेरे पीछे पीछे जो है वो श्लोक को बोलना है, सो दैट आपका श्लोक जो है बाय हार्ट होने के लिए हेल्प हो जाएगी. देखो क्या है श्लोक. विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु. विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीन पशु. देखो मेरा बाय हार्ट हो चुका है. आप भी बाय हार्ट कर सकते हो. इसी को लूप में 2-3 बार सुनोगे, अभी आपको मीनिंग पता चल गया, राइट. तो आपको क्या करना है, इसी ही श्लोक को आपको 2-3 बार सुनना है. तो आपका ये भी बाय हार्ट हो जाएगा. सिर्फ सुनना नहीं है, लिखने का भी ट्राई करो, सो दैट ये जो पद्य शुद्ध पूर्णेच लिखत वाला क्वेश्चन आता है उसके अंदर ये आपको लिखने के लिए आ जाएगा. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे आपको नीचे संधि दिखाई दे रही है. रूपम अधिकम को हम लोग संधि विग्रह में कैसे कर सकते हैं, रूपम प्लस अधिकम. अभी ये हलंत म और फुल अ मिला के इस म को पूरा करेंगे और ये पूरा म यहाँ पे आ जाएगा. बंधुजनो विदेश गमने में क्या है, बंधुजन प्लस विदेश गमने. जब ये ज्वाइन होता है ई मतलब विसर्ग प्लस ई जब ज्वाइन होती है तो इसका क्या बनता है, ओ. और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या बन गया, बंधुजनो विदेश गमने. ठीक है, डन. आपको संधि में ये पूछा जाता है पूर्व पद लिखो, उत्तर पद लिखो. इसके लिए ये 2 शब्द इंपॉर्टेंट है. सारे संधि करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जितने दिए हैं उतने किए तो भी काफी है. उसके बाद देखो नेक्स्ट अन्वय. अभी बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि अन्वय हम कैसे लिखें. देखो, अगर आपको श्लोक अच्छे से बाय हार्ट है तो आप अन्वय आराम से लिख सकते हो.
मैं बता रही हूँ कैसे लिखना है, देखो। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, अगर आपको ये लाइन बाय हार्ट है और सपोज कि यहाँ पे ब्लैंक भी दिया जा चुका है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, ये हमारी ओरिजिनल लाइन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विद्या नाम डैश अधिकम रूपम, मतलब किसका रूप बढ़ाता है, नर का रूप बढ़ाता है। तो अगर आपको हर एक लाइन श्लोक में से याद है, तो उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पे जो है ब्लैंक्स को फिल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आजू बाजू के सारे शब्द है, बस बीच में का एक शब्द मिसिंग है, जो कि आप इसका यूज करके, मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी माइंड में श्लोक है, तो वो श्लोक पूरा पढ़ के आप यहाँ पे ब्लैंक्स फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐसा ब्लैंक दिया जाएगा और बोला जाएगा यहाँ पे लिखो, तो क्या है, प्रच्छन्न गुप्तम, आपको क्या दिखाई दे रहा है, धनम। तो जैसे ही हमारी पहली लाइन खत्म हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि सारे शब्द इसमें आ चुके हैं। तो पहला फंडामेंटल यही है कि आपका अगर श्लोक बाय हार्ट हो, तो आप अन्वय वाले क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, विद्या भोग करी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लैंक होता, तो क्या आना चाहिए, भोग करी के बाद क्या है यहाँ पे, यशः सुख करी, तो जो श्लोक के अंदर शब्द है वही यहाँ पे आते हैं, आपको जस्ट उसको लॉजिकली यहाँ पे फिल करना होता है। नेक्स्ट इज विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। तो अन्वय क्यों होता है, बेसिकली कि जो भी श्लोक है उसको एक प्रॉपर, श्लोक तो पद्य में है, उसको गद्य में या उसको समझने के लिए फोड़ कर रहे हैं हम लोग शब्दों की, और इसलिए आपको यहाँ पे श्लोक दिखाई दे रहा है, मतलब अन्वय दिखाई दे रहा है। देखो, एक्चुअल श्लोक में रूपम अधिकम ये फुल वर्ड था, बट आपको अन्वय में अधिकम रूपम दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे शब्दों को तोड़ के संधि करके लिखा जाता है सिंपल फॉर्मेट में, सो दैट आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाए। नेक्स्ट इज विदेश गमने विद्या बंधु जन हो, तो जब हम लोग विदेश में जाते हैं, देखो यहाँ पे उल्टा लिखा है, यहाँ पे सीधा लिखा है, क्योंकि हमें मीनिंग समझना है अन्वय का हेल्प करके। सो जब भी हम लोग विदेश में जाते हैं, तो विद्या कैसे काम करती है, बंधु जन के जैसे काम करती है। विद्या परम दैवतम, और विद्या क्या है, हमारे लिए परम दैवत है। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीन पशु, मतलब विद्या जो है, ये जो ब्रैकेट वाले वर्ड्स है ना, ये आपको एग्जाम में कभी फिल करने के लिए नहीं दिए जाएंगे, ये तो बस अव्यय के जैसे लिखे हैं। तो विद्या जो है राज्यों में राजा के वहां पे पूजा जाने वाली है, राजा भी विद्या को पूजता है, धन को नहीं बल्कि विद्या को पूजता है। विद्या विहीन जो है वो पशु के समान होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मीनिंग समझा है, जरा कमेंट बॉक्स में बता दो लाइफ में मीनिंग समझा है कि नहीं समझा है, सो दैट हम जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, बताओ, थम्स अप देके बता दो, सो दैट मुझे पता चलेगा कि आपको समझा है कि नहीं समझा है। एक बार और इस श्लोक को पढ़ ले, सो दैट एक बार और रिवाइज हो जाएगा। देखो, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीन पशु। ठीक है, अगर आपके उच्चार क्लियर है तो आपको पता चलेगा लिखते वक्त कहाँ विसर्ग देना है, कहाँ अनुस्वार देना है, कहाँ हलंतम लिखना है, ये सब आपको पता चलेगा। देखो, नेक्स्ट श्लोक अभी हम लोग देखेंगे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी ही समाविशतु, गच्छतु वा यथेष्ट, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, मतलब इसका मतलब क्या है, देखो। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, नीति निपुणा, नीति निपुणा मतलब नीति में निपुण, नीति मतलब क्या, जो व्यक्ति अपने एथिक्स में निपुण है, अपने एथिक्स में एक्सपर्ट है, उस व्यक्ति की आप निंदा करो या फिर आप स्तुति करो। देखो, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत काम व्यक्ति है, ये बहुत स्टेबल व्यक्ती है, एक एकदम असा शांत संयमी किंवा काय म्हणतो त्याला आपण, असा एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ती आहे, ज्याची तुम्ही स्तुती करा, त्याला अप्रिशिएट करा, त्याची निंदा करा, काही त्याला काही फरक पडत नाही, तुम्हाला जे बोलायचं ते बोला, तो त्याचा जे बरोबर काम है, एथिकली सही जो काम है वो उसका काम करता रहेगा। आपने उसको कितना भी टोका, कितना भी डांटा, कितना भी अप्रिशिएट किया, वो उसको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उन्हें हम लोग बोलेंगे जो नीति निपुण व्यक्ति है, दोज हु आर एक्सपर्ट इन देयर एथिक्स, ठीक है। सो निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी ही समाविशतु, गच्छतु व यथेष्ट, मतलब क्या, आपने लक्ष्मी की कितनी भी सेवा की, लक्ष्मी मतलब क्या, पैसा, मतलब आपने कितना भी पैसा जुटाया या फिर लक्ष्मी की कितनी भी सेवा की, तब भी लक्ष्मी अपनी इच्छा से आती है। यथेष्टम मतलब क्या, यथा प्लस इष्टम, यथेष्टम, इष्टम मतलब क्या, इच्छा, तो उसकी जैसी इच्छा होती है वैसी वो समाविशतु मतलब आती है, गच्छतु मतलब जाती है, मतलब आपने लक्ष्मी की कितनी भी पूजा की, अपने कितने भी काम किए, अपने कितना भी पैसा कमाया, तो वो उसके हिसाब से आती है और उसके हिसाब से, उसकी इच्छा के हिसाब से जाती है। अधैव व मरणमस्तु युगांतरेवा, और उसी के साथ साथ
मरण आना या फिर मृत्यु आना, ये भी तो काल के ऊपर निर्भर करता है, मतलब ये भी डिपेंड करता है काल के ऊपर, युगों के ऊपर डिपेंड करता है। न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। और जो भी धैर्यवान लोग होते हैं, जो भी क्या बोलेंगे हम लोग, जो भी करेजियस लोग होते हैं, उनको हम लोग उनके एथिकल पाथ से नहीं निकाल सकते या फिर उसको डायवर्ट नहीं कर सकते, उनका वो उनके रास्ते नाही छोडते हे, ते त्यांचा मार्ग कधीच नाही विसरत. तुम्ही त्याला किती पण निंदा करा, किती पण स्तुती करा, काही पण करा. फॉर एक्झाम्पल लक्ष्मी कसं तिच्या इच्छेप्रमाणे येणार आणि जाणार, किंवा मरण कसं जेव्हा काळ डिसाईड झालं असणार तेव्हाच येणार, तर अशा पद्धतीने जे न्यायात पतः म्हणजे न्यायाच्या मार्गाने चालणारे जे लोक आहेत, न्यायात प्लस पतः, ते लोक कधीच त्यांच्या मार्गावरून विचलित नाही होत, डायव्हर्ट नाही होत. ठीक आहे. सो एथिकली राईट पीपल ऑलवेज वॉक ऑन देअर ओन पाथ, आणि ते बरोबर पाथ वरती चालतात. तुम्ही काही पण केलं तरी पण त्यांना काही फरक पडत नाही. ठीक है। तो देखो पहले तो संधि देखेंगे। नीति निपुणा यदि, मतलब क्या, नीति निपुणा प्लस यदि। अद्यैव म्हणजेच काय, अद्ययाव म्हणजे आज मरण येऊ दे किंवा किती पण काळानंतर येऊ दे, किती पण युगानंतर येऊ दे, हे सगळं डिसाइडेड आहे, प्री डिसाइडेड आहे. ठीक आहे. मरण आज पण येऊ शकतं किंवा किती पण काळानंतर पण येऊ शकतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे मरणमस्तु, म्हणजे मरणम प्लस असतु, आणि न्यायात पतः म्हणजे न्यायात पतः म्हणजे न्यायातला मार्ग किंवा न्यायाने चालणारा मार्ग जो आहे त्याला आपण म्हणतो आहोत. अभी अन्वय देखते हैं चलो। सो अन्वय में क्या लिखा है देखो, अगर आपके पास ऐसे यहाँ पे ब्लैंक्स दिए जाते या फिर ऐसे ब्लैंक्स दिए जाते, कहीं पे भी ब्लैंक दिए जा सकते हैं, या फिर ऐसे 4 ही ब्लैंक तुमको दिए जाते हैं, तो देखो यदि डैश निंदन्तु स्तुवन्तु वा, तो अपने श्लोक आपको याद है, तो आपको पता है कि किसकी निंदा या फिर स्तुति की जा रही है, नीति निपुण लोगों की। तो यहाँ पे क्या आएगा, यदि नीति निपुणा निंदन्तु स्तुवन्तु वा लक्ष्मी ही यथेष्टम गच्छतु वा। तो आपको पता है लक्ष्मी जाती है, पर लक्ष्मी अपनी इच्छा से आती भी तो है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, समाविशतु यथेष्टम गच्छतु वा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है डैश अद्य एव अस्तु युगांतरे वा। तो कौन है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अद्य एव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, मतलब क्या, किसके बारे में बात हो रही है, मरणम के बारे में। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मरणम आना चाहिए। सो मरणम आज आए या फिर बहुत युगों के बाद आए। नेक्स्ट है तथापि धीराः डैश पतः पदम न प्रविचलन्ति। कौन सा पतः, न्याय वाला पतः। सो न्यायात पतः पदम न प्रविचलन्ति। तो ऐसा आप लोग अन्वय लिख सकते हो अगर आपको श्लोक याद हो तो देखो एक बार और श्लोक हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आपको याद हो जाए उसका सुन के। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी ही समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। मतलब जो धैर्यवान व्यक्ति है वो अपने न्याय पद से या फिर एथिकल वे से कभी भी डाइवर्ट नहीं होते हैं, कभी भी विचलित नहीं होते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी ही समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। देखो मेरे साथ साथ जितना बोलोगे उतना आपका ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग करेंगे आगे वाला शब्द, दैट इज आत्मनो मुख दोषेन बध्यन्ते शूक सारिकाः। बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम मौनम सर्वार्थ साधनम। मतलब क्या कि आत्मनो मुख दोषेन, मतलब आत्मनो मतलब खुद का, अपना खुद का। सो खुद के मुख दोषेन मतलब जो बड़बड़ करते हैं, मुख से बड़बड़ करते हैं ना, तो जो व्यक्ति बहुत बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, दैट इज व्हाट, उसका मुख दोष है वो, मतलब वो बहुत बोलता रहता है। आत्मनो मतलब खुद का, आत्मनः प्लस मुख दोषेन। बध्यन्ते शुक सारिकाः। शुक म्हणजे काय, पोपट, आणि सारिका म्हणजे काय, कोकिळ। सो हे दोघं बोलतात, अजून कुठले प्राणी काय म्हणजे असं बोलतात वगैरे का, नाही। सारिका गाणं म्हणते आणि शुक जो आहे तर तो बडबड करतो, आपण जसं बोलेल त्याप्रमाणे मिठू मिठू बोलतो। सो मग आत्मनो म्हणजे आत्मनः मुख दोषेन बध्यन्ते शुक सारिका, मतलब अपने ही दोष से बंधे हुए हैं, अपने ही मुख दोष से, बड़बड़ करने के दोष से बध्यन्ते मतलब बंधे जा चुके हैं उनमें, शुक सारिका म्हणजेच पोपट आणि कोकिळ, त्यांच्या ह्याच्यामध्ये बांधले गेलेले आहेत। बकास तत्र म्हणजेच काय, बका हा प्लस तत्र म्हणजेच त्याच्या पलीकडे जर आपण तिकडे बघायचं म्हटलं तर जो बगळा आहे, जो बकह आहे, न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधन। पण जो बगळे आहेत किंवा जो क्या बगड़ों क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में, क्रेन, क्रेन, हाँ। बट जो क्रेन है ना वो मात्र इन सब चीजों में कभी भी फंसे हुए नहीं है। वो कभी भी ऐसा जाके बातें नहीं करते किसी से भी, वो बहुत ही ज्यादा मौन रहते हैं।
क्योंकि ऐसा बोला गया है कि अगर आप मौन रहते हो तो सर्वार्थ साधन मतलब आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। बट मौन रहना मतलब ये नहीं हो कि आप बिल्कुल बोले ही ना, आप इंट्रोवर्ट बोल बन जाए, ऐसा नहीं। मौन रहना मतलब कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ अपना ओपिनियन देना है और कहाँ शांत बैठना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये अगर आपको पता है तो सर्वार्थ साधनम मतलब अपने सब कुछ साध्य कर लिया है। क्योंकि डिपेंड्स ऑन आपके बोलने के ऊपर ही, या तो आप बहुत श्रेष्ठ डिसाइड हो सकते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा आपको सीरियसली लिया जा सकता है, या फिर सीरियसली नहीं लिया जाएगा। तो आप जो भी बात करोगे ना, लोग उसी के हिसाब से आपको जज करते हैं। तो कैसा बोलना है, या फिर कितने कितनी बातें करनी है, कितने रेलेवेंट बातें करनी है, कहाँ बातें नहीं करनी है, ये सब डिपेंड करता है। और उसी के हिसाब से बोला गया है कि जितना आप लोग मौन रहोगे उतना ही आप सब कुछ साध्य कर पाओगे। इन केस अगर आपको किसी भी वर्ड को आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में, आई मीन लाइव चैट में बता सकते हो, सो दैट मैं उस वर्ड का मीनिंग आपको बता दूं। आई नो कि श्लोक्स को बाय हार्ट करना इतना सहज और इजी नहीं है, बट आपको ट्राई करना है कि मेरे पीछे पीछे मैं जितनी बार रिवाइज कर रही हूँ उतनी बार आप श्लोक को सुनो, सो दैट आपके मीनिंग्स जो है वो क्लियर हो जाए। और आई होप कि आपको अभी समझ रहा है मैं क्या क्या बोल रही हूँ, या फिर श्लोक का मीनिंग तो एटलीस्ट समझ रहा होगा। क्योंकि मीनिंग समझ में आ जाएगा ना तो बहुत सारी चीजें जो है वो आप कर पाओगे, राइट। यस। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो यहाँ पे अभी आपको मीनिंग समझ में आ चुका है। नेक्स्ट है, देखो संधि हमने उसी के साथ साथ की थी, अभी हम लोग करते हैं ये। यूजुअली ना ये बहुत छोटा है, इसमें तो 4 लाइंस बनेंगे भी नहीं ब्लैंक, बट ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे ब्लैंक्स है। तो शुक सारिका डैश मुख दोष है ना, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, किसका मुख दोष है ना, खुद का। सो आत्मनः मुख दोष है ना, क्या होता है, खुद के मुख दोष से शुक सारिका क्या है, क्या हो चुका है, बंध चुकी है, बंद हो गई है। तत्र डैश न बध्यन्ते, और कौन नहीं बद्ध हो चुका है, बक। तो बकहा न बध्यन्ते। अतः क्या बोला है, अतः मौनम क्या है, सर्वार्थ साधनम, मौन सर्व कुछ प्राप्त करके देने वाला, सर्व कुछ साध्य करके देने वाली चीज है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, सर्वार्थ साधनम। ठीक है, तो इतना इजी है। अगर आप एक बार श्लोक रट लोगे ना तो बाकी सारी चीजें अपने ही आप हो जाएगी। देखो, आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते शूक सारिकाः, बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शूकसारिकाः, बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। डन है। आई होप कि आपको समझा है। जरा थम्स अप सेंड कर दो। मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब है, सर्दी खांसी सब हो चुका है, तो वो मेरे आपको आवाज से दिख ही रहा होगा। बट तभी हम लोग सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो थोड़ा थम्स अप वगैरह कुछ तो देके बताओ कि समझ में आ रहा है क्या। यस, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अभी ये जो श्लोक है ना वो संयुक्त के लिए, कंपोजिट के लिए नहीं है, सिर्फ जिनको 100 मार्क्स का संस्कृत है उन्हीं के लिए है। तो लेट अस सी। रथैस्सैकं चक्रम भुजगयमिताः सप्ततुरगाः। अभी ये जो श्लोक है, ये श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि रथ का एक चक्र है, रथ का एक चक्र है। भुजगयमिताः सप्ततुरगाः, और वो जो रथ है उसके आगे, तुरगाः मतलब क्या, हॉर्स, घोड़े। और उस श्लोक को ना 7 घोड़े लगाए हैं। और वो जो घोड़े हैं भुजग यमिताहा, भुजंग मतलब क्या, स्नेक। तो उन घोड़ों को स्नेक स्नेक एज अ रोप यूज करके बांधा है, और उनको उस रथ से कनेक्ट कर लिया गया है, या फिर बांध लिया गया है। उसके बाद निरालंबो मार्गश्चरण विकलः सारथिरपि, और ये जो एक ही चाक है, और निरालंबो, निरालंबो मतलब कोई निराधार मार्ग है, मतलब ऐसा मार्ग जिसको कोई आधार ही नहीं है। मतलब रास्ते पे जब हम लोग चलते हैं तो रास्ते का हमें आधार होता है, या फिर हम रास्ते के ऊपर डिपेंड होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा मार्ग है, हाईवे में से हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे कोई मार्ग का आधार ही नहीं है। ठीक है। मार्गस चरण विकल, चरण विकल मतलब पैर से डिसेबल, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि विकलांग है, दिव्यांग है, जिसके पूरे 2 पैर भी सशक्त नहीं है, तो 2 पैरों से चल नहीं रहा है। ऐसा कोई सारथी है, ठीक है, ऐसा सारथी है। रविर याते वाक्तम प्रतिदिनम अपारस्य नभसः। अब यहाँ पे देखो, प्रतिदिनम प्लस अपारस्य मतलब इसी के साथ साथ जो रवि है मतलब जो सूर्य है, वो हर रोज, प्रतिदिन मतलब हर रोज, अपारस्य मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है, नभ के मतलब
इसी रथ को लेके जो हमारा सूरज है वो एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है नभ के, ठीक है। क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवती महताम नोपकरणे, मतलब क्या, जो महान लोग हैं, जो कार्य मतलब कार्य में यश संपादन करते हैं, वो हमेशा सामर्थ्यवान होते हैं, वो हमेशा सामर्थ्य से सब चीजें अचीव करते हैं, ये बोल के नहीं। नोपकरणानी मतलब न प्लस उपकरणानी, मतलब ये नहीं कि मेरे पास ये उपकरण नहीं है या मेरे पास वो चीज नहीं है या फिर कोई एक्सक्यूज इस देना, तो ये सब वो नहीं करते हैं। वो हमेशा जो जो उनके पास है वो सब सामर्थ्य लेके या वो सब चीजें लेके वो अपना जो भी चीज है वो अचीव करने का काम करते हैं। वो कभी भी हम देखते हैं कि वो कभी भी ये नहीं करेंगे कि उनके पास XYZ चीज नहीं है इसलिए उन्होंने काम करना छोड़ दिया, उनका मूड नहीं है इसलिए उन्होंने काम करना छोड़ दिया। ये सब नहीं होगा। इसके अलावा क्या होगा कि वो कुछ हो या ना हो, उपकरण हाथ में हो या ना हो, वो लोग काम करने ही वाले हैं। तो देखो मतलब सूरज, उसके पास उसके रथ को एक ही चक्र है। उसके घोड़ों को जो है वो नाक से बांधा हुआ है। उसके पास निरालंब मतलब मार्ग में कोई आधार नहीं है। चरण विकल सारथी, सारथी भी एक पैर से अधू है। तब भी रवि जो है, सूर्य जो है, वो नभ के एक ओर से दूसरी ओर प्रतिदिन जाता रहता है, क्योंकि कार्य में सफल होने वाले व्यक्ति जो है वो देखते हैं कि उनका सामर्थ्य के ऊपर अचीव करती है चीजें, ना कि उपकरणों के ऊपर। सो आई होप कि आपको मीनिंग समझा है। पहले तो हम लोग संधि देखेंगे और इसके ऊपर हम लोग फिर अन्वय देखने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विथ संधि। रथस्य एकम मतलब रथस्य प्लस एकम। मार्गश्चरण विकलः मतलब मार्गः प्लस चरण विकलः, तो आपकी ये संधि दिखाई दे रही होगी, मार्गः प्लस चरण विकलः। सारथीरपि म्हणजेच काय, सारथी ही प्लस अपि, मतलब क्या, सारथी ही और उसी के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रविर याते वांतम मतलब रवि ही, याति मतलब आ जाता है, तब भी, अंत तक, शुरुआत से अंत तक तब भी रवि आते जाते रहता है। प्रतिदिनम प्लस अपारस्य मतलब प्रतिदिन, अपारस्य मतलब इस ओर से उस ओर तक। नोपकरणे मतलब न उपकरणे मतलब साधन नहीं है या फिर कोई एक्सक्यूजेस देना, उसको हम लोग बोलेंगे नोपकरणे। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स है, यहाँ पे ब्लैंक है, चार हो गए ना। देखो मैं ब्लैंक्स यहाँ पे बढ़ा रही हूँ, आपके एग्जाम में चार ही रहेंगे, बट ताकि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ पे ब्लैंक आ सकता है, मैं ब्लैंक्स बढ़ा रही हूँ। देखो बट आपके एग्जाम में चार ही आएंगे। रथस्य एकम, रथ को क्या एक है, एक भुजंग तुरग क्या एक है, चक्र है। तो आप अगर ये शब्द भी पढ़ोगे तो भी आपको पता चलेगा कि रथ को क्या है, एक चक्र है, तो यहाँ पे क्या आएगा, चक्र आएगा। सप्त भुजगयमिताः, अभी भुजगयमिताः मतलब क्या, भुजंग से अटैच या भुजंग से बांधी हुई। सप्त क्या है, क्या दिया है यहाँ पे, घोड़े दिए हैं, तुरगाहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तुरगाहा। डैश मार्ग, कैसा है मार्ग, निरालंब मतलब आधार नहीं है ऐसा वो मार्ग है, तो निरालंब मार्ग। सारथी ही अपि, सारथी कैसा है, एक पैर से अधू है, मतलब चरण विकल सारथी ही है। रवि ही प्रतिदिनम अपारस्य, और रवि जो है प्रतिदिनम अपारस्य मतलब एक साइड से दूसरी ओर पे, अंतम अति एव प्रतिदिनम अपारस्य, किसके अपारस्य जाता है, नभस के, मतलब नभ के अपारस्य जाता है। अंतम याति एव और अंत में जाता है, फिर आता है, ठीक है। महताम डैश सत्वे भवति, महताम मतलब ऐसे लोगों की कार्य सिद्धि ही हो जाती है, मतलब कार्य में उनको सफलता मिल जाती है। उपकरणे न मतलब सामर्थ्य की वजह से उनको जो है वो सिद्धि मिल जाती है, ना कि उन्होंने कौन से उपकरण उनके पास है या नहीं है इसके बदौलत नहीं, ठीक आहे. परत एकदा दोनदा आपण वाचूयात श्लोक, सो दॅट तुम्हाला मीनिंग समजेल. आपण कंटिन्यू करूयात, ठीक है. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्त तुरगाः नीरालंबो मार्गश्चरणविकलः सारथी अपि, मार्गः प्लस चरणविकलः त्याच्यामुळे ते चरणविकल झालेलं आहे, ठीक आहे, शो आलेला आहे संधीमुळे. रविर्यात्ते वान्तं प्रतिदिनम् अपारस्य नभसः क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे. परत एकदा रीड करूयात. रथस्य एकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगाः नीरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथीरपि रविर्यात्तेवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे. डन. एकदा अजून रिपीट करायचं आहे. रथस्य एकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगाः नीरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथीरपि रविर्यात्ते वान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः
क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे। डन। अभी नेक्स्ट श्लोक है हमारे पास, अल्पानामपि वस्तूनां संहति ही कार्य साधिका तृणैर्गुणत्वम् आत्मनैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। इसका मीनिंग क्या होता है? अल्पानामपि वस्तूनां, अल्प मतलब क्या? कम, ठीक है, छोटी, लहान, छोटी जो वस्तुएं होती है उनसे भी हम लोग कार्य को यशस्वी कर सकते हैं। मतलब अगेन पिछले वाला श्लोक जो है उसी का एक्सटेंशन आ सकता है कि छोटी छोटी चीजें भी होती है, उनको भी एक साथ अगर हम लोग ले, उनके भी अगर हम लोग एक साथ ले, संहति अगर हम लोग करें, उनको भी हम लोग साथ में ले, तो हम लोग कार्य साधिका मतलब हमारा जो भी कार्य है, जो भी हमने हाथ में चीज ली है, उसको हम लोग सफल बना सकते हैं। तृणैर्गुणत्वम् आपनैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिरः। इसका क्या संधि है देखो, तृणैः प्लस गुणत्वम प्लस आपनैः प्लस बध्यन्ते। तृण मतलब पता है ना, घास जो होता है, तो अगर हम लोग सारे घास को एक साथ लेके आए, उसका अगर हम लोग दोरखंड बनाए, मतलब आपनैः मतलब सारी घास को एक साथ लेके उसका अगर हम लोग एक बड़ा वाला दोर बनाए ना, तो उस दोर से मत्तदंतिनः मतलब माजलेला जो हत्ती असतो त्याला पण आपण बांधून ठेवू शकतो. जो बहुत ज्यादा माजलेल्याला काय म्हणू शकतो आपण, जो इंटॉक्सिकेटेड हाथी होता है, जो किसी का मानने से मानता नहीं है बात, तो उस हाथी को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो छोटे छोटे चीजों को भी अगर हम लोग साथ में ले लहान सहान वस्तूंना पण जर आपण एकत्र घेतलं ना, तरी पण आपण कार्य साधिका म्हणजे कार्य सिद्ध करू शकतो. जसं की फॉर एक्झाम्पल जर आपण हे सुकलेले जे गवत असतात त्यांची मोळी बांधून त्याच्यापासून एक दोरखंड बनवला, तर त्याने आपण माजलेल्या हत्तीला पण कंट्रोल करू शकतो. ठीक आहे. अल्पानामपि म्हणजे अल्पानाम अपि जे लहान लहान गोष्टी आहेत त्या, आणि या शब्दाची संधी खूप जास्त महत्वाची आहे. तृणैहि गुणत्वम आपनैहि बध्यन्ते, मतलब क्या, तृण का एक छोटासा हे गवताचा काडीचं, खूप जास्त गवताच्या काड्या एकत्र घेऊन त्याला असं असं बांधून दोरखंड बनवला, तरी पण त्याने काय होणार आहे, माजलेला हत्ती पण कंट्रोल होणार आहे. तो देखो ये आपको अन्वय में पूछा जाने वाला है। यहाँ पे ब्लैंक आता है, कार्य साधिका पे ब्लैंक आता है, आपनैहि मत्तदन्तिनः। ठीक है, देखो अभी बताओ क्या क्या आने चाहिए शब्द। अल्पानाम, अल्पानाम डैश अपि, मतलब क्या, अल्पानाम क्या है, वस्तु है, तो अल्पानाम वस्तुनाम अपि संहती ही कार्य साधिका मतलब लहान छोटे छोटे जे लहान लहान वस्तू आहेत ते जरी एकत्र आले, तर त्यापासून पण आपण आपलं जे काम आहे तर ते यशस्वी करू शकतो, या हम उसमें जीत पा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है यथा गुणत्वम, मतलब तभी उसी के साथ साथ गुणत्वम तृणैहि मत्तदन्तिनः बध्यन्ते, मतलब उसी के साथ साथ हम अगर सारे तृण को एक साथ लेके आए, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जो माजलेला हत्ती आहे त्याला आपण काय करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो. ठीक है, बांध सकते हैं उस हाथी को हम. ठीक है, और एक बार इसको रीड करते हैं. आई होप आपको समझ रहा है. कुछ भी डाउट रहेगा आप ये कर सकते हो. और हाँ, आई नो कि रट्टा मारना डिफिकल्ट है, बट तब भी आपको मेरे साथ साथ बोलो, 3-4 बार बोलो, आपको समझ में आ जाएगा, आप आराम से रट्टा मार सकते हो. अल्पानां हि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका, अल्पानाम् अपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका तृणैर्गुणत्वम् आपणैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः, मतलब क्या की गवताच्या छोट्या छोट्या काड्यांनी पण एकत्र आणून आपण दोरखंड बनवून हत्तीला कंट्रोल करू शकतो. अल्पानां हि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका तृणैर्गुणत्वम् आपणैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः. ठीक है, फिर से एक बार, अल्पानाम अपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका तृणैर्गुणत्वम् आपणैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः. डन, आगे जाए, आगे बढ़े, चलो. प्रथम वयस्सी सिर्फ संपूर्ण के लिए है, कंपोजिट के लिए नहीं है. देखो, प्रथम वयस्सी पीतम तोयम अल्पम स्मरंतः, मतलब क्या, सबसे पहिले झाडाचं जे पाणी, सॉरी, नारळाचं झाड जे असतं त्याने जेव्हा लहानपणी थोडंसं पाणी पिलेलं असतं ना, म्हणजे ऑब्विसली झाड जेव्हा लहान असेल, ते रोप असेल, तेव्हा त्याला आपण पाणी देतो, सो त्याने तेव्हा जे पाणी पिलं असेल ते पाणी तो लक्षात ठेवतो, तो त्याचं स्मरण ठेवतो. शिरसी निहित भारा नारी केला नराणा, और जो उसने तब पानी पिया था थोड़ा सा, उसका रिटर्न, इसलिए वो बड़ा होने के बाद हमें नारियल का जो पानी है, इतना शुद्ध प्योर पानी है वो देता है, मतलब तब किए हुए उपकार वो याद रखता है, और उसका भार वो जन्म भर वाहत राहतो तो त्याचा भार, और वो हमें क्या देता है, नारियल का पानी देता है. ददती जलम अनल्पा स्वादम आजीवितांत, मतलब क्या, ऐसा बहुत सारा, अनल्पम मतलब क्या, बहुत सारा, जो स्वाद वाला पानी है, स्वाद वाला जल जो है वो हमें मरने तक देता रहता है, पूरा जन्म देता रहता है. नहीं कृतम उपकारम साधो विस्मरंती, और जो साधु लोग होते हैं, जो परोपकार करने वाले लोग होते हैं, वो अपने
किए हुए, हमने उनके ऊपर जो उपकार किए हैं वो कभी भी भूलते नहीं है. ठीक है. मतलब यहाँ पे क्या बोला है की नारळाचं झाड जे असतं ते लहानपणी जे थोडंसं अमाऊंट मध्ये, ओके, अल्पम थोडंसं अमाऊंट मध्ये जे पाणी पिलेलं असतं त्याने, ते पण ते स्मरणतः म्हणजे लक्षात ठेवतं. शिरसी म्हणजे डोक्यावरती निहित भार वाहतं कशाचं की पाण्याचं, त्या ऍज अ इन फॉर्म ऑफ नारियल के फॉर्म आहे, नारळाच्या फॉर्म मध्ये. आणि त्याच्यामध्ये भरपूर गोड पाणी जे आहे तर ते वाहतं कोणासाठी, मनुष्यांसाठी. आणि मनुष्याला हे जे गोड पाणी आहे तर ते अजन्म देत राहतं. म्हणजेच जे साधू असतात किंवा जे सत्पुरुष आहेत ते कधीही त्यांच्यावर कोणीतरी उपकार केला तर ते विसरत नाही. ठीक है. एक बार श्लोक को पढ़ लेते हैं फिर संधि देखेंगे. क्या बोलता है श्लोक. प्रथम वयसी पीतम तोयम अल्पम स्मरंतः शिरसी निहित भारा नारिकेला नराणाम ददति जलमनल्पा स्वादम आजीवितांतम नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति. तोयम अल्पम, तोयम प्लस अल्पम मतलब क्या, कम पानी. ठीक है, अल्प पानी. कृतम उपकारम मतलब किए हुए उपकार, कृतम प्लस उपकारम. साधवो विस्मरंती मतलब साधवह प्लस विस्मरंती, साधु भूलते नहीं, मतलब यहाँ पे न है ना तो भूलते नहीं, यहाँ पे भूलते और न लगाया हो इसलिए नहीं. जलम अनल्पा स्वादम आजीवितांतम, जलम अनल्पा स्वादम आजीवितांतम मतलब फुल लाइफ वो मीठा मीठा पानी देते रहते हैं. निहित भारा नारिकेला नराना, और निहित भारा मतलब लेके जाते हैं या फिर भार का वहन करते हैं. किसके भार का, नारिकेला, किसके लिए, नर के लिए या फिर मनुष्य के लिए. ठीक है, यहाँ तक डन है. नेक्स्ट अभी हम इसका अन्वय प्रिपेयर करते हैं. देखो यहाँ पे मोस्टली अल्पम, नारिकेला, अनल्प स्वादम, कृतम उपकारम, ये सब जो है वो ब्लैंक से अभी फिल करो. प्रथम वयसी पीतम तोयम अल्पम जलह, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा क्या शब्द आना चाहिए. देखो हम क्या पी रहे हैं, मतलब सॉरी हम नहीं, नारियल का जो पेड़ है वो क्या कर रहा है, अल्प, सॉरी अल्पह, अल्पह मतलब स्मॉल क्वांटिटी में क्या पी रहा है, जल. सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या शब्द है यहाँ पे, अल्पम. सो अल्पम. तोयम स्मरंतः शिरसी निहित भारा मतलब सिर के ऊपर वो भार लेके घूमता है. किसका, क्वेश्चन मार्क है, किसका भार लेके घूमता है, नारिकेला. आजीवितांतम नराणाम डैश जलम ददाती, किसको जलम दे रहा है वो, नर को जल दे रहा है या फिर मनुष्य को जल दे रहा है. कैसा जल दे रहा है, जो कि अनल्प स्वादम है, जिसको बहुत सारा स्वाद है. साधव कृतम उपकारम नहीं विस्मरंती, और साधु कभी उनके ऊपर किए हुए उपकार नहीं भूलते हैं. तो इस तरीके से आपको अगर श्लोक बाय हार्ट होगा तो आप अन्वय आराम से कर सकते हो. डन है, बताओ बताओ चलो. देखो प्रथम वयसी पीतम तोयम अल्पम स्मरन्तः शिरसि निहित भारी शिरसि निहित भारा नारिकेला नराणाम ददाति जलम अनल्पा स्वादम आजीवितांतम नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति. फिर से एक बार रीड करेंगे. प्रथम वयसी पीतम तोयम अल्पम स्मरन्तः शिरसि निहित भारा नारिकेला नराणाम ददति जलम अनल्पा स्वादम आजीवितांतम नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति. ठीक है. निहित भारा के नारिकेला नरनाम इतना बड़ा संधि के लिए नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये जो स्मॉल स्मॉल वर्ड्स है ना ऐसे पूछे जाएंगे. नेक्स्ट देखो क्या है लास्ट हमारा श्लोक, जो कि दोनों के लिए है संयुक्त संपूर्ण. घटम विंध्यात पटम छिंद्यात कुर्यात रासवरोहनम, ये क्या है, कुर्यात प्लस रासवरोहनम ये न केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवे. आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जो कुछ भी उटपटांग हरकतें करते हैं और वो बहुत फेमस हो जाते हैं, बहुत पब्लिसिटी मिलती है उनको. तो इट्स लाइक कि उनके ऊपर ये श्लोक है, थोड़ा सा हास्योक्ति ही है. हास्योक्ति है मतलब सरकाजम में लिखा हुआ ये उक्ति है. क्या बोलता है, घटम विंध्यात, घटम मतलब क्या, जो घट होता है या फिर जो माटी के बर्तन होते हैं उसको फोड़ दो, उसको तोड़ दो. और पटम चिंदक मतलब पटम मतलब हमारे जो वस्त्र होते हैं उनको फाड़ दो. कुरियात रासवरोहनम, कुरियात मतलब करो, क्या करो, रासभ मतलब गर्दभः मतलब हमारा क्या, गाढ़ो. तो गधा, गधे के ऊपर से भ्रमण करो या गधे के ऊपर चढ़ जाओ. ठीक है. ये न के न प्रकार है ना, मतलब ये न के न मतलब कुछ भी करके किसी भी मेथड से प्रसिद्ध पुरुषो भवे, पुरुष को प्रसिद्ध, पुरुष मतलब यहाँ पे ह्यूमन बींग आएगा, पुरुष स्त्री ऐसा नहीं होता है. पुरुष मतलब यहाँ पे मनुष्य को प्रसिद्ध होना है. मतलब आप ऐसा बीच रास्ते में जाके कोई भी भांडा जो है वो फोड़ दो, कोई भी बर्तन फोड़ दो, बीच रास्ते में जाके अपने कपड़े फाड़ लो, किसी भी गधे के ऊपर चढ़ जाओ, ये ऐसा कुछ भी करके आपको बस क्या करना है, प्रसिद्ध होना है.
तो आजकल जो भी सोशल मीडिया पे चलता है उसी के ऊपर, मतलब उसी के अकॉर्डिंग ये सब चीजें या इनकी बातें हो रही है। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो रहा है। घटम भिन्यात पटम छिन्यात कुर्यात रासवरोहनम ये न केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। बहुत इजी है, बहुत सिंपल मीनिंग है कि कुछ भी करके मनुष्य को क्या होना है, प्रसिद्ध होना है। कुर्यात रासवरोहनम, कुर्यात प्लस रासवरोहनम, पुरुषो भवेत् म्हणजे पुरुषः प्लस भवेत्। पुरुषः, देखो मैं अभी इनको हाइड करती हूँ। रासवरोहनम कुर्यात प्रसिद्ध भवेत्। अभी देखो इन ब्लैंक्स को बताओ क्या है। पुरुष घटम को क्या करना है हमें, भिंद्यात, और छिंद्यात किसको करना है, पटम को करना है। और कुर्यात क्या करना है, रासवरोहनम, सॉरी क्या करना है, रासवरोहनम मतलब गधे की सवारी करनी है, गधे के ऊपर चढ़ना है। ये न केन प्रकारेण भवेत्, व्हाट भवेत्, प्रसिद्ध। तो ये न केन प्रकारेण पुरुष प्रसिद्ध भवेत्। तो इस तरीके से आपको ये अन्वय लिखना है। एक दो बार श्लोक फिर से रीड कर लेते हैं। घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्यात् रासवरोहणं येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्यात् रासवरोहणं येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। अभी देखो इसमें से पहले दो वर्ड्स तो आपको वही लिख के देंगे, उसके आगे के वर्ड्स हमें फिल करने होते हैं, राइट। तो ये दो वर्ड्स तो वो लिख के देंगे, लास्ट के भी प्रसिद्ध पुरुष भवेत् लिख के देंगे। आपको बस बीच में के इतने लाइन्स ही, मतलब इतने शब्द ही याद होने चाहिए। हर एक श्लोक की शुरुआत और एंडिंग आपको वहां पे लिखी हुई मिलेगी, आपको बस बीच वाले शब्द है वही करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो। सो आई होप कि आपको ये समझा है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। देखो सुक्ति सुधा हमारी डन हो चुकी है, उसके ऊपर के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाओगे क्योंकि आपको मीनिंग समझ में आ चुका है। और क्वेश्चन के पैटर्न्स देखो, माध्यम भाषा जो है आपको बस एक्सरसाइज वाला ही करना है, बाहर की करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेक्स्ट बुक में से ही माध्यम भाषा आएगा। और इस तरीके से आपको जो वेव डायग्राम्स है वो आ जाएगी। एक बार आपको श्लोक समझ में आया तो आप इन सब के आंसर्स लिख सकते हो। तो देखो अभी नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं युग्ममाला की ओर। तब तक बताओ ये सब समझा है कि नहीं, है कमेंट करके बता दो। और लाइक भी कर सकते हो, वैसे करने वाले हो ना लाइक। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। संयुक्त के लिए या फिर कंपोजिट के लिए थोड़े कम श्लोक है, इतने ज्यादा श्लोक नहीं है, तो आपके लिए तो एडवांटेज है कि आप ये कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपको तो अन्वय में मंजूषा में मिल जाती है, तो भी आपके लिए वो भी एडवांटेज है। देखो पहला वाला क्या है, यथा चतुर्भी, वो तो दोनों के लिए सेम है। यस। दूसरा वाला क्या है, यत्र विद्वज्जनो, वो भी दोनों के लिए सेम है। तीसरा वाला यदि किंचित, नहीं वो तो उन लोगों को नहीं है, सब कंपोजिट के लिए। तावत, ये भी दोनों के लिए सेम है। उत्तमो नातिवक्ता, ये भी दोनों के लिए सेम ही है। नेक्स्ट इज यादृशम। यस, तो बस एक ही श्लोक जो है वो कंपोजिट के लिए नहीं है, बाकी सारे श्लोक तो यहाँ पे सेम सेम ही दिखाई देने वाले हैं। तो चलो पहला वाला अगर आपको समझा रहेगा तो अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। शैल वी गो, बताओ। देखो अभी युग्म माला का मतलब क्या होता है। युग्म माला मतलब शब्दों की माला, या फिर दो दो शब्दों की माला, जो जो साथ में आने वाले शब्द है उनकी माला, इसको हम लोग बोलेंगे युग्म माला। तो यहाँ पे हमें ना बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले श्लोक में हमें देखने को मिलेगा कि मनुष्य की परीक्षा कैसी होती है, मनुष्य को हम लोग कैसे पहचान पाएंगे, ऐसा सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना यदा तदा, यावत तावत, यत्र तत्र, जो साथ में बोलने वाले दो शब्द है, शब्द युग्म मतलब क्या, साथ में बोलने वाले शब्दों की जो जोड़ी है वो यहाँ पे आपको उनका संबंध यहाँ पे दिखाई देगा, या उनके यूज करके जो श्लोक है वो आपको दिखाई देंगे। तो यत्र तत्र, यावत तावत, या फिर उसी के साथ साथ यदा तदा, यथा राजा तथा प्रजा बोलते हैं, मतलब जैसी राजा वैसी प्रजा, तो जैसे वैसे जो शब्द है, ये सारे शब्दों का यहाँ पे यूज किया गया है जो कि हमेशा साथ में आते रहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जैसा हमने इसके पहले किया था सेम हम लोग करने वाले हैं। यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताड़ ताप, सॉरी ताप ताड़नैः, निघर्षण छेदेन ताप ताड़नैः, मतलब जिस तरह से चतुर्भिः मतलब चार प्रकार से, कनकम मतलब क्या, सोना, कनकम परीक्षते, कनकम को हम लोग परीक्षण करते हैं, निघर्षण छेदेन ताप ताड़नैः मतलब क्या, जिस तरह से हम लोग निघर्षण मतलब फ्रिक्शन करके घास के, उसी के साथ साथ निघर्षण छेदन, छेदन मतलब उसके अंदर होल करके उसको छेद करके, ताप मतलब उसको जला के मतलब उसको हीट देके,
ताड़न ही मतलब उसको हम लोग हथौड़ी से ठोकते हैं। मतलब किसी भी अगर आपको सोने का कोई भी ज्वेलरी बनाना होगा, कोई भी ऑर्नामेंट बनाना होगा, तो सबसे पहले तो हमें उसको घिसना पड़ता है, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल रहेगा उसके अंदर छेद करने पड़ते हैं। फिर हमें उसको ताप मतलब क्या हीट के नीचे रखना पड़ता है ताकि वो पिघल जाए। फिर हम लोग उसको ठोकेंगे ताकि उसको प्रॉपर से एक शेप आ जाए, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग किसी भी सोने की परीक्षा करते वक्त किसी भी सुवर्ण के दागिना जो अगर सत्य है कि नहीं वो अगर हम हमें देखना है, तो हम लोग उसको देखो कोई भी सोने का मतलब कोई भी चीज वो खरी है कि नहीं, सोने की है कि नहीं, वो देखने के लिए क्या करते हैं, उसको घिसा जाता है। अगर उसका कलर जाता है इसका मतलब वो क्या है, सच नहीं है, वो नकली सोना है। अगर उसका कलर नहीं जाता है मतलब वो असली सोना है, ठीक है। निघर्षण छेदन है, उसको होल करके देखा जाता है कि प्रॉपर होता है कि नहीं होल। उसको हम लोग तोड़ के देखते हैं। ताप मतलब उसको हीट दे के देखा जाएगा कि ये प्रॉपरली मेल्ट हो रहा है कि नहीं, प्रॉपरली फ्लो हो रहा है कि नहीं। ताड़ा नहीं मतलब उसको ठोक के देखा जाएगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इसको आकार दिया जाता है कि नहीं। ये सारा देख के हम लोग क्या करते हैं, आपण सोन्याची परीक्षा अशा पद्धतीने ठोकून तापवून निघर्षण वगैरे करून करू शकतो। तथा चतुर्भीही पुरुष परीक्षते, और उसी की तरह, तथा मतलब उसी के तरह चार प्रकार से हम लोग पुरुष की, पुरुष अगेन मनुष्य की, स्त्री पुरुष नहीं बल्कि मनुष्य की भी परीक्षा करते हैं। श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा मतलब श्रुतेन मतलब वो किस तरह से हमारी बातें सुनता है, वो उसके पास किस तरह से ज्ञान है। शीलेन मतलब उसका चारित्र्य, श्रुतेन शीलेन, गुणेन मतलब उसके गुण कैसे है, कर्मणा मतलब उसके कर्म कैसे है। इन चार चीजों को लेके हम लोग किसी भी व्यक्ति का परीक्षण करते हैं, ठीक है। अगेन फिर से देखो, आई होप आप सबको सब कुछ समझ रहा है। एक बार कमेंट्स में बता दो, सो दैट मुझे एक पता चलेगा कि मैं जो कर रही हूँ वो तुम तक समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। यस, ओके, बताओ चलो। देखो, यथा चतुर्भीही जिस तरह से ज्याप्रमाणे चार प्रकारे आपण सोन्याची परीक्षा करतो, निघर्षण छेदेन ताप ताडणेही, तथा त्याचप्रमाणे चतुर्भीही म्हणजे चार प्रकारे आपण माणसाचं परीक्षण करू शकतो, त्याचं ज्ञान, त्याचं चारित्र्य, त्याचं गुण आणि त्याचं कर्म बघून, ठीक है। तो अशा पद्धतीने हा श्लोक आहे। अभी इसका अन्वय देखो कैसे आएगा, ये भी आपको एग्जाम में आता है। इधर ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक, ठीक है। तो बताओ अभी क्या क्या आना चाहिए। यथा डैश निघर्षेण छेदेन ताप ताड़नैहि डैश परीक्षते, मतलब क्या, किसके किसको हम लोग छेद रहे, ताप ताड़ कर रहे हैं, दैट इज कनकम को। तो यथा कनकम निघर्षण छेदेन ताप ताड़नैहि इति क्या हो जाती है उसकी कितने प्रकार की परीक्षा हो जाती है, चार। तो चतुर्भी, देखो यही शब्द आने वाले हैं इसलिए प्लीज श्लोक बाय हार्ट करो। तथा पुरुष, तथा पुरुष को भी हम लोग श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा मतलब उसके ज्ञान, उसका चारित्र्य, उसके गुण और उसके कर्म के बेसिस पे हम लोग उसका परीक्षण करते हैं, ठीक है। डन। एक बार लास्ट पढ़ लेते हैं। अरे क्या हो गया। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताडनैः, तथा चतुर्भिः पुरुष परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। डन। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षण छेदेन तापताडनैः, तथा चतुर्भिः पुरुष परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ी संधि नहीं है, ये है बट ये आपको संधि में नहीं पूछा जाएगा, तो यहाँ पे संधि इन्होंने स्किप किया है। नेक्स्ट श्लोक देखो। डन, बताओ। यस, नेक्स्ट श्लोक देखो, नेक्स्ट श्लोक क्या बोल रहा है। यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि नीरस्तपादपे देशे एरंडोपि धुमायते, मतलब क्या, देखो, यत्र विद्वज्जनो, विद्वज्जनो मतलब क्या, विद्वान जन, ठीक है। तो जहां पे विद्वान जन नहीं होते हैं, ओके, जहां पे विद्वान जन नहीं होते हैं वहां पे श्लाघ्य, श्लाघ्य तत्र अल्पधि, वहां पे श्लाघ्य, श्लाघ्य मतलब प्रशंसा होती है वहां पे, किनकी, अल्पधि मतलब जिनके पास कम बुद्धि है, जिनके पास कम नॉलेज है, उनकी भी प्रशंसा होती है जहाँ पे एक्चुअल विद्वान लोग नाही है। तुम्हाला मराठीमधली म्हण माहिती असेल ना, वासरात लंगडी गाय शहाणी, म्हणजेच काय की खूप सारी वासरं आहेत आणि त्यामधली एकच गाय आहे जी की लंगडी असून पण ती शहाणी मानली जाते, ज्याला कमी नॉलेज असून पण तिला शहाणं मानलं जातं, बिकॉज ती एकच आहे जिला थोडंफार तरी माहिती आहे, बाकीच्यांना काहीच माहिती नाहीये। सो इट्स लाइक कि यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्य सत्राल्पधीरपि, मतलब जहाँ पे विद्वान लोग नहीं है वहां पे जहाँ पे थोड़ा सा भी जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है उसको भी उसकी भी प्रशंसा की जाती है। नीरस्त पादपे देशे एरंडोपि द्रुमायते, एरंडोपे मतलब एरंडः अपि,
मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी वृक्ष नहीं है, मतलब जहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पे बिल्कुल भी वृक्ष नहीं है, वहां पे एरंडा का जो पौधा होता है, म्हणजे इकालप्टस जिसको हम लोग बोलते हैं, एरंडाचं तेल वगैरह असतं ना, तो उसका जो होता है पौधा, उसको भी लोग वृक्ष मान लेते हैं, क्योंकि बाकी वृक्ष तो है ही नहीं वहां पे, तो जो है उसी को ही पेड़ और वृक्ष मानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इनको यही कहना है कि जहाँ पे श्रेष्ठ लोग नहीं है, या फिर जहाँ पे कुछ भी बेस्ट नहीं है, वहां पे गुड़ को भी हमें अप्रिशिएट करना पड़ता है, क्योंकि बेस्ट कुछ है ही नहीं, तो बाकी सब वर्स्ट में से एटलीस्ट गुड तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा है। ठीक है, तो देखो, यत्र विद्वत जनो नास्ति, नास्ति मतलब न प्लस अस्ति, जहाँ पे विद्वान जन नहीं है, श्लाघ्य तत्राल्पधीरपि नीरस्त पादपे, नीरस्त पादपे मतलब पादप मतलब क्या, वृक्ष, जहाँ पे बिल्कुल भी वृक्ष नहीं है, उस देश में एरंडोपि द्रुमायते, मतलब एरंड को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, देखो, यत्र डैश न अस्ति, तत्र डैश अपि श्लाघ्यः भवति, नीरस्तपादपे डैश पादपे देशे डैश द्रुमयते, मतलब क्या, जहाँ पे यत्र विद्वज्जनः न अस्ति तत्र अल्पधिः अपि श्लाघ्यः भवति, यदा नीरस्तपादपे देशे एरंडः अपि द्रुमायते। एक बार फिर से रीड करते हैं, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट श्लोक की ओर। तब तक आप कमेंट सेक्शन में बता दो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। देखो, यत्र विद्वज्जनः नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि नीरस्तपादपे देशे एरंडोपि द्रुमायते। यस, डन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो, सो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझा है कि नहीं समझा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट श्लोक, जो कि सिर्फ संपूर्ण के लिए है, कंपोजिट के लिए नहीं है। यदा किंचित न्योहम द्वीप इव मधांधः समभवम, किंचित न्यः प्लस अहम, मतलब किंचित न्यः मतलब थोड़ा सा ज्ञान होना, न्यः मतलब ज्ञान, किंचित मतलब थोड़ा सा। जब भी मुझे थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, या जब भी मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, द्वीप इव मदांध समभवम, तब मुझे हमें गर्व हो जाता है कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, मुझे वो पता है, बट हमें ये नहीं पता होता है कि वो तो बहुत थोड़ा सा है, क्योंकि इस संसार में बहुत ज्यादा ज्ञान है, उसमें से कुछ टका ही हमें पता है। और उतना ही पता होने के बाद भी हम लोग इतना गर्विष्ठ हो जाते हैं, हमें इतना ईगो आ जाता है, तेव्हा जिस तरह से मदान्ध हो, मतलब अगर किसी हत्ती है जिसने, फॉर एग्जाम्पल, मद में अंधा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा गर्व में होने वाला हत्ती, या फिर किसी का सुनता नहीं है, कंट्रोलेबल नहीं है, इंटॉक्सिकेटेड हाथी है, उसके जैसा मैं हो जाता हूँ, उसके जैसा बन जाता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, उतना मैं इगोइस्टिक हो जाता हूँ। तदा सर्वज्ञ तदा सर्वज्ञ अस्ति तदा सर्वज्ञः अस्मि इति अभवन् अवलिप्त मम मनः, तब मेरे मन को ऐसा लगता है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है, ऐसे मेरे मन को लगता है। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम, जब भी मैं थोड़ा थोड़ा बुद्धजन सकाशात मतलब ऐसे लोग जिनको ज्ञान है, जो एक्चुअल विद्वान है, वैसे लोगों के पास जाता हूँ, तब मुझे समझ में आता है। तदा मूर्खो स्मृति ज्वर इव मदो में व्यपगत, तदा मुझे समझ में आता है कि मैं कितना मूर्ख था, और मेरा जो वो ईगो था, वो जो क्या बोलते हैं, मेरे में जो एक गर्व आ चुका था, वो ज्वर के जैसा, मतलब जैसा बुखार आके चला जाता है ना एकदम फटाक से, वैसा ही वो मेरा सारा ईगो जो है वो निकल के चला गया। मतलब मुझे समझ में आ गया कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे पता ही नहीं है, और इस तरह से मेरा जो ईगो था वो चला गया, खत्म हो चुका है, निकल गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले संधि देख लेते हैं, फिर से और दो बार हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। किंचित न्योहम मतलब किंचित न्यहम मतलब बहुत ही कम ज्ञान प्राप्त करने के बाद, सर्वज्ञोस्मित्य भवदव अवलिप्तम मतलब सर्वज्ञ अस्मि मतलब मैं सर्वज्ञ हूँ, इति अभवत अवलिप्तम इतना मुझे समझ में आ जाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सर्वज्ञ हूँ। किंचित किंचित बुधजन सकाशात अवगतम, किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा जब मैं बुधजन सकाशात मतलब जो ऐसे लोग हैं, ऐसे पीपल ऑफ, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है जो जिनको कुछ ना कुछ आता है, उनके साथ जब मैं रहता हूँ, उनके संपर्क में जब मैं आ जाता हूँ, मूर्खोस्मिति म्हणजे मूर्ख अस्मि प्लस इति मतलब मैं मूर्ख हूँ ऐसे मुझे पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक डन है सबका। देखो फिर से रीड करेंगे। यदा किंचित न्योहम द्वीप इव मधांधः समभवम, जब मैं थोड़ा सा भी मुझे ध्यान आ जाता है, तब मैं इतना गर्विष्ठ हो जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवदवलिप्त मम मनः, तब मेरे मन को लगता है कि मुझे सब सारी चीजें पता है। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम, और जब थोड़ा थोड़ा मैं नॉलेजेबल लोगों के संगत में आ जाता हूँ, तदा मूर्खो स्मृति ज्वर इव मदो में व्यपगत, और तब मुझे समझ में आ जाता है कि मैं मूर्ख हूँ, और मेरा जो
ईगो था वो ज्वर के जैसा चला जाता है। यदा किंचित न्योहम द्वीप इव मदान्धः समभवम तदा सर्वोस्मिति अभवदव लिप्त मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम तदा मूर्खोस्मिति ज्वर इव मधो में व्यापकतः। दो तीन बार पढ़ो, बाय हार्ट हो जाएगा, डोंट वरी। अभी हम लोग इसका अन्वय देखते हैं। अभी बोल रही हूँ, अन्वय देखते हैं। देखो, किंचित पे अगर हम लोग ब्लैंक रख सकते हैं, फिर मदान्ध में ब्लैंक आ सकता है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सिर्फ अस्मि नहीं, दोनों दो दो शब्दों में ब्लैंक नहीं आएगा, एक एक शब्दों पे ही आएगा। सर्वज्ञ बुधजन सकाशात, और एक एक्स्ट्रा देती हूँ मैं, मतलब ठीक है। तो इस तरह से आपको श्लोक में श्लोक अगर पता होगा तो आप ब्लैंक फिल कर सकते हो। देखो, यदा अहम डैश तदा अहम द्वीप इव मदान्ध समभवम, यदा अहम किंचित निह, मतलब मुझे थोड़ा भी पता होगा तो भी ऐसा लगता है, तो भी मैं गर्विश हो जाता हूँ, अनकंट्रोलेबल हत्ती की तरह। तदा मम मनः सर्वोस्मि, सर्वज्ञ अस्मि, मतलब मुझे सब कुछ पता है। इति अवलिप्तम अभवत, यदा बंधुजन सकाशात किंचित किंचित अवगतम तदा मूर्खः अस्मि मे ज्वरः इव व्यपगतः, और मूर्ख है समझ के, वो समझ आता है और मेरा जो भी ईगो था वो ज्वर के जैसा चला जाता है। ठीक है, और एक बार श्लोक पढ़ते हैं। यदा किंचित् न्योऽहं दीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वोऽन्योऽस्मीति अभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजन सकाशात् अवगतं तथा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। व्यपगतः मतलब चले जाना। नेक्स्ट है, देखो, तावत् भयाद्धि भेतव्यम यावत् भयम अनागतम आगतम तु भयम वीक्ष नरः कुर्यात् यथोचितम। मतलब इसका मीनिंग क्या है? तावत भयाधि भेतव्यम यावत भयम अनागतम, जब तक मनुष्य को किसी भी चीज का भय नहीं है, मतलब वो किसी भी संकट में ना पड़ा है या फिर किसी भी संकट में नहीं आया है, तब तक मनुष्य उस चीज से डरता है। मतलब जब तक वो सिचुएशन हमारे सामने नहीं आती है तब तक हम उसको डरते हैं। आगतम तो भयम वीक्ष, वीक्ष मतलब देख के, जब भी मनुष्य उस भय को आते हुए देखेगा, कुर्यात यथोचितम, तब वो उचित ही निर्णय उसने लेना चाहिए, तब उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उसने करना चाहिए, जो योग्य रहेगा वही करना चाहिए। मतलब जब तक वो डर हमारे सामने नहीं आया है, जब तक हमने उस फियर को फेस नहीं किया है, तब तक मनुष्य उस डर को, मतलब उस चीज से डर सकता है। बट जब भी वो उस डर को देखेगा या उस चीज को फेस करेगा, तब हमें पूरी योग्य तरीके से ही फेस करना चाहिए, जो भी सही रहेगा उसी के तरीके से हमें उसको फेस करना चाहिए। तावत भयाधि भेतव्यम यावत भयम अनागतम आगतम तो भयम वीक्ष, मतलब भय आता हुआ देख के, नरह मतलब मनुष्य ने, कुरियाद यथोचित मतलब जो भी सही है वही करना चाहिए। ठीक है, भयाधि मतलब क्या? भयात प्लस ही। भयम अनागतम मतलब क्या? जब भी भय आ जाएगा। देखो, यावत भयम अनागतम तावत ही भयादेतम, जो जब तक भय नहीं आ रहा है तब तक ही उस भय को डर सकते हैं। आगतम तो भयम वीक्ष नरः कुर्यात् यथोचितम, और जिस दिन भय हमारे सामने आएगा उस दिन हमें जो भी सही रहेगा वही करना है। तावत् भयाधिभेतव्यं यावत् भयम अनागतम आगतम तो भयम वीक्ष नरः कुर्यात् यथोचितम, जिस दिन भय हमारे सामने आएगा उस दिन जो भी योग्य है वही करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके 10th की एग्जाम है तो आपको लग रहा होगा कि कैसे एग्जाम देना है। तो जब तक एग्जाम या फिर पेपर सामने नहीं आता तब तक डर रहे हो, अच्छी बात है। बट जब पेपर सामने आएगा तब डर के शांत नहीं बैठना है, तब वहां पे क्या करना योग्य है? पेपर लिखना योग्य है, तो वो करना आपके हाथ में है, तो वो तब उस सिचुएशन पे आपको करना चाहिए। फिर से एक बार रीड करते हैं। तावत भयाद्धि भेतव्यम यावत भयम अनागतम आगतम तो भयम वीक्ष नरः कुर्यात यथोचितम। डन है? समझ में आया? बहुत सुंदर श्लोक है। आपको जब जब लाइफ में संकट आएंगे, जब जब ऐसा लगेगा कि मैं इस चीज से डर रहा हूँ, डर रही है, तब बता दो कि ठीक है, अभी तक वो चीज तुम्हारे सामने नहीं आ रही है, डर रहे हो, ठीक है, बट जैसे ही चीज सामने आएगी तुम्हें उसको फाइट करना, टैकल करना, फेस करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उत्तमो नातिवक्ता स्यादधमो बहुभाषते सुवर्णेन ध्वनिस्तादृक्यादृक् कांस्य प्रजायते। मतलब क्या? जो उत्तम व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति उत्तम है, जिस व्यक्ति को सब चीजें पता है, पता होने से ज्यादा जो व्यक्ति उत्तम है, मतलब हर चीज में उत्तम है, वो व्यक्ति नातिवक्ता, मतलब बहुत बोलता नहीं है वो व्यक्ति। ठीक है, जो व्यक्ति बहुत चीजों में उत्तम होता है, जो व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, वो ज्यादा बोलता नहीं है। स्यादधमो बहुभाषते, बट जिसको कुछ पता नहीं होता है, आता पता नहीं होता है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बड़बड़ करता रहता है, वायफळ बोलना ज्याला आपण म्हणतो, मीनिंगलेस बातें करता रहता है। सुवर्णेन ध्वनि सादृक क्यादृक कान से प्रजायते, मतलब सोना जो है, उस
वो ज्यादा आवाज नहीं करता है। बट जो कांस्य मतलब क्या बोलते हैं, जो इनएक्सपेंसिव ब्रॉन्ज होता है, मतलब सोना एक्सपेंसिव होता है फिर भी वो इतना ज्यादा आवाज नहीं करता है। बट ब्रॉन्ज इनएक्सपेंसिव होके भी बहुत ज्यादा आवाज करता है, ऐसा उनको बताना है। उत्तमो नातिवक्ता मतलब उत्तम प्लस न अतिवक्ता, जो उत्तम लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं। स्यादधमो, स्याद प्लस अधम, अधम मतलब क्या, जिनके पास कम नॉलेज है वो लोग। बहुभाषते मतलब बहुत बोलते हैं। सुवर्णेन ध्वनि ही प्लस तादरुक प्लस यादरुक कान से, जिस तरह से सोने का आवाज नहीं आता है उतना ही ज्यादा आवाज किसका आता है, कांस्य के बर्तन का आता है। देखो, उत्तम अतिवक्ता, अधम बहुभाषते, कांस्य प्रजायते, तादृक सुवर्णे ध्वनि ही न प्रजायते। ठीक है, अभी देखो, अभी अन्वय पूर्ण करते हैं हम लोग। उत्तम अतिवक्ता न स्यात् मतलब उत्तम अतिवक्ता नहीं होते, उत्तम बहुत नहीं बोलते हैं। अधम बहुभाषते, बट जो अधम होते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। यादृक कान से प्रजायते, जिस तरह से कान से प्रजायते मतलब आवाज करते हैं, तादृक उस तरह से, सुवर्णे ध्वनि ही न प्रजायते तब वैसे सोना कभी भी आवाज नहीं करता है। उत्तमो नातिवक्ता स्यादधमो बहुभाष्यते, सुवर्णेन ध्वनि तादृक यादृक कान से प्रजायते। फिर से एक बार, उत्तमो नातिवक्ता स्यादधमो बहुभाषते, सुवर्णेन ध्वनिस्तादृक यादृक कान से प्रजायते। डन है। चलो, ऐसा आपने रियल लाइफ में भी देखा रहेगा कि जो एक ऐसा इंसान जिसको बहुत सारी चीजें पता हो, वो इतनी बड़बड़ नहीं करता है, वो शांत रहता है, संयमी रहता है। जैसा हमने देखा कि वो देखा था ना कि शुगर सारी का बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, बट जो बक होता है उसको मौन का अर्थ पता है, या उसको मौन का इम्पोर्टेंस पता है। वो पता है कि मौनम सर्वार्थ साधकम, कहीं पे भी बोलना नहीं है, मौन सब चीजें कर लेता है। सिमिलरली वैसा ही यहाँ पे है कि जो उत्तम व्यक्ति होता है वो बहुत बातें नहीं करता है, बट जिसको कुछ पता नहीं होता है वो बहुत बड़बड़ करता रहता है। जैसे कि सोना जो है वो इनएक्सपेंसिव, सॉरी, कांस्य जो है वो इनएक्सपेंसिव होके भी इतना आवाज करता है, बट सोना एक्सपेंसिव होके भी शांत बैठता है। जैसे हम मराठी में बोलते हैं, उथळ पाण्याला खडखडाट फार। इट्स लाइक दैट। देखो, यादृशं वपते बीजं क्षेत्रमासाद्य कर्षकः, सुकृते दुष्कृते वापि तादृशे लभते फलम। ये बहुत अच्छा है। यादृशम जिस तरह से, वपते मतलब वपते बीजम, जिस तरह से शेतकरी खेती में जाके बीज बोता है उसी तरीके से उसको फल मिलता है। उसने अगर अच्छा बीज बोया तो उसको अच्छा फल मिलेगा, अच्छी खेती मिलेगी। अगर उसने कैसे भी बीज बोए जो कि अच्छे नहीं थे, जिसको कोई तो डिजीज था, ऐसे कोई उसने बीज बो दिए तो उसको खराब फसल मिलेगी। सुकृत्य दुष्कृत्य वापि तादृशम लभते फलम। और जैसे कि मनुष्य के यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जैसे कर्म हम लोग करेंगे अच्छे या बुरे, उसी की तरह आपको फल मिलते हैं। देखो, यादृशम उपते बीजम क्षेत्र आसाध्य कर्षक, क्षेत्र आसाध्य मतलब क्षेत्र में आके, कर्षक मतलब फार्मर, कृषी, या फिर कृषीवलह म्हणजे शेतकरी ज्याप्रमाणे बीज बोतो किंवा ज्याप्रमाणे बीज पेरतो, बिया पेरतो, त्याप्रमाणे त्याला फळ मिळतं। जसं मनुष्य ज्याप्रमाणे काम करेल, सुकृत्य म्हणजे चांगलं काम, दुष्कृत्य म्हणजे वाईट काम, ते ज्याप्रमाणे काम करेल त्याप्रमाणे त्याला फळ मिळणार आहे। ये श्लोक समझा? बताओ। ठीक है, जिस तरह से फार्मर अपने खेत में बोए हुए बीज के वैसे ही वो फल उसको मिलता है। सिमिलरली जो हमारे पास हमारे कर्म है, अच्छे या बुरे कर्म, उन्हें देख के ही हमें फल मिलता है। अच्छे कर्म रहेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म रहेंगे तो बुरे फल मिलेंगे। सिंपल। ठीक है। वापी मतलब वा प्लस अपी। देखो, यहाँ पे मैं कुछ ब्लैंक्स दे देती हूँ। क्षेत्रमासात्य बीजम वपते, कर्षकः क्षेत्रमासात्य बीजम वपते, सुकृते दुष्कृते वापे तादृशम फलम लभते। ठीक है, ये सारे ब्लँक्स है। देखो, कर्षकः क्षेत्रमासाद्य मतलब शेतकरी शेतामध्ये येऊन ज्याप्रमाणे बीजम वपते, जिस तरह से बीज बोता है, तादृशम फलम लभते, ये इसमें है। यहाँ पे भी ब्लैंक आ सकता है फलम के लिए। तदेव मनुष्य सुकृते व दुष्कृते, उसी के जैसा मनुष्य भी जो अच्छे कर्म करेगा या फिर बुरा कर्म करेगा, उस तरीके से ही उसको जो है वो फल मिलता जाएगा। फलम लभते। ठीक है, देखो ये हमारे रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। हम अगर अच्छे कर्म करेंगे हमें भी अच्छे फल मिलेंगे, हम अगर बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे फल मिलेंगे। सिंपल। तो इस तरीके से हमने युग्ममाला और सुक्ति सुधा के जो भी श्लोक है वो सारे किए हैं। और इस ऐसे ही आपको एग्जाम में श्लोक पूछे जाते हैं। अभी देखो कौन से इंपॉर्टेंट श्लोक है वो कैसा पता चलेगा। तो लास्ट के 2 साल के जो श्लोक है, मतलब 2025 और 2024 के जो भी श्लोक है, वो मोस्टली रिपीट नहीं होते हैं। उसके अलावा जो श्लोक है वो रिपीट होते हैं।
अन्वय के लिए आपको 2 लाइन्स के श्लोक ही मोस्ट प्रोबेबली रिपीट किए जाते हैं, 4 लाइन्स के श्लोक यूजुअली नहीं पूछे जाते हैं। और पद्य शुद्धे पूर्णेच करत में आपको युग्ममाला, सुक्ति, सुधा और चित्रकाव्य में के श्लोक पूछे जाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, 4 लाइन्स के 2 आते हैं और 2-2 लाइन्स के 2 आते हैं। तो इन तीनों में से ना आप कोई भी 2 भी अच्छे से करके जाओगे तो भी सफिशियंट है, क्योंकि उसमें से श्लोक पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका होगा कि श्लोकों के लिए क्या करना है। देखो अभी भी बहुत समय है और 10 दिन है आपके पास, तो इन 10 दिनों में आप आराम से श्लोक बाय हार्ट कर सकते हो। रोज बस आपको 2 बार, मतलब दिन में 2 बार आपको सारे श्लोक जो है उन्हें पढ़ना है, लिखने का ट्राई करना है। अगर आप पढ़ते वक्त ही उच्चार सही रखोगे तो लिखते वक्त भी आपको लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन में मजा आ चुका होगा और सारे श्लोक जो है आपको समझे रहेंगे। क्या बोलते हो, समझे हैं? थम्स अप देके बताओ जरा चैट में। यस। और बताओ कि इसी के साथ साथ आपको जो नेक्स्ट श्लोक वाले चैप्टर्स थे उनके भी सेशंस चाहिए क्या? चाहिए? यस। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो। तो हम वैसे भी सेशंस अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।